हेलो एंड वेलकम बैक टू जीके जीएस क्विक बाइट। तो अभी तक हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर देखते आ रहे थे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस मॉक लेकर मैं आता जाऊंगा और आपको बताता जाऊंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अक्सर एग्जाम में लोगों से गलत हो जाते हैं या मिस्टेक बाय मिस्टेक गलत हो जाते हैं। हम उन्हें ही डिस्कस करेंगे और आप लोगों को पता ही होगा, यहाँ पर हम सिर्फ थ्योरी वाले क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, थ्योरी में आपका इंग्लिश, हिंदी, मैथ नहीं होगा, रीजनिंग भी नहीं होगा, कंप्यूटर होगा, साइंस होगा, जीके, एमपी का और इंडिया का। और इसी तरीके से हम सारी चीज़ देखेंगे और मैनेजमेंट भी देखेंगे। जो भी क्वेश्चन मैनेजमेंट में गलत होते हैं या मिसलीनियस हैं, टफ हैं, वो सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आपको मज़ा आने वाला है इस सीरीज़ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है और आंसर आपको विजिबल होता रहेगा, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैं कुछ भी हाइड नहीं करने वाला यहाँ पर, जिससे हम जल्दी जल्दी बस प्रैक्टिस करते जाएँ। तो यहाँ पर प्रैक्टिस एक मेन एम है हमारा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, टू विच क्लास डज द डिसीज फिलेरियसिस बिलोंग। तो फिलेरियसिस डिसीज किस क्लास को बिलोंग करती है? ये बिलोंग करती है हमारी एंडेमिक डिसीज और पैंडेमिक डिसीज, दोनों ही क्लास को बिलोंग करती है क्या? फिलेरियसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वेट अ मिनट, थोड़ा इसमें टाइम लग रहा है, देखता हूँ मैं क्या इशू है। हाँ चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई। तो नाइट स्काई में सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट जो स्टार रहता है उसका क्या नाम है? उसका नाम है हमारा वीनस नहीं होता, देखिए कंफ्यूजन हो जाएगा, सीरियस होता है। ठीक है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा, सीरियस इज अवर करेक्ट आंसर। इसको मैं हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। तो करेक्ट आंसर क्या है? सीरियस ही होगा, हिंदी में भी सीरियस ही लिखा हुआ है, शुक्र नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक कॉज द चेंजेस इन द अपीयरेंस सीन इन बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो क्या चेंज हम मतलब कौन चेंज करता है? ये सब चेंज करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो रहता है हमारा। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंसेक्ट इज यूज्ड फॉर जेनेटिक स्टडीज। तो जेनेटिक स्टडीज के लिए कौन सा इंसेक्ट को हम यूज करते हैं? उसका नाम है ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला, इसका नाम याद रखिएगा गाइस, बायो से रिलेटेड क्वेश्चन है, आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंसेक्ट इज यूज्ड फॉर जेनेटिक डिसीजेस। तो जेनेटिक डिसीजेस में कौन सा ये तो हम देख चुके हैं ना, ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये आपको नंबरिंग पर मत जाइए अभी, जो आपको नंबरिंग दिख रही है, क्योंकि ये क्या है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या गलत हुए हैं बहुत बार, इसलिए ये आपको ऐसा रैंडमली नंबरिंग दिखेगी, तो आप नंबरिंग पर मत जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। तो ओशियन में चीफ प्रोड्यूसर कौन है? ये हमारा है डाईएटम्स होता है। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म नोन एज चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि राइजोबियम इज अ काइंड ऑफ। तो राइजोबियम क्या है? देखिए, कभी भी फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया मत लगाइए, गलत आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर रहेगा सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ब्लड कंपोनेंट हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में कौन सा कंपोनेंट हेल्प करता है हमारा? देखिए ऑप्शन में दिख भी रहा है आपको, करेक्ट आंसर इज प्लेटिलेट हेल्प करता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, प्लेटिलेट इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सी ब्रीज। सी ब्रीज इज फॉर्म्ड इन एरियाज नियर टू सी शोर ड्यू टू प्रोसेस ऑफ ब्लैंक ऑफ हीट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कन्वेक्शन होगा आपका करेक्ट आंसर। जो हमें सी ब्रीज देखने को मिलता है समुद्र के आसपास, तो वो उस किस कारण से रहता है? कन्वेक्शन ऑफ हीट के कारण रहता है। ये प्रोसेस जो रहती है किस प्रोसेस से रहता है? कन्वेक्शन ऑफ हीट के कारण। अगला क्वेश्चन, अब आते हैं अपन अगले सेक्शन पर। ये है हमारा, मैं लिख देता हूँ, वैसे आपको दिख भी रहा होगा, ये हमारा हिंदी का सेक्शन है। ठीक है, अब हम हिंदी के क्वेश्चन देखना शुरू कर रहे हैं यहाँ से। चलिए पहला क्वेश्चन, अति उत्तम का संधि क्या होगा? तो ये क्या होगा? ये होगा अत्युत्तम। ये एकदम सही संधि है इसका। तो गाइस यहाँ पर मैं एकदम डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ, आपको अपना खुद से देखना है कि क्या क्वेश्चन में आपको डीप में पढ़ना है, तो आप पढ़ते जाइएगा साइड में। अभी हम यहाँ पर बस रिवीजन लेते जा रहे हैं स्पीड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वाक्य अर्थ की दृष्टि से असंगत है? तो देखिए ये जो 4 ऑप्शन दे रखे ना, इसमें ये वाला अर्थ की दृष्टि से असंगत है। क्या लिखा हुआ है? यह पुस्तक बड़ी छोटी है। तो ये अर्थ की दृष्टि से असंगत है। ठीक है, क्यों है, किस लिए, ये आप खुद से डिसाइड करिए, मतलब खुद से आप इसके पढ़िए। हिंदी व्याकरण काफ़ी अच्छे से पढ़नी चाहिए आपको।
क्योंकि इससे ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो किस में हुआ है? इसमें हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में। इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। तो ये क्या है? परिमाण दिया जा रहा है ना, बहुत ओले गिरे, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग इसमें हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गौरव का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसका होगा लाघव, एकदम करेक्ट है। गौरव का विपरीतार्थक क्या होगा? लाघव होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है? नहीं है। देखिए यहाँ भी बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग, नहीं को नहीं पढ़ पाते और गलत करे आते हैं जल्दी जल्दी में। ध्यान रखना, नहीं है लिखा हुआ है, तो नहीं है, कौन नहीं है? अचल नहीं है। बाकी ये सब पर्यायवाची हैं पृथ्वी के। इला भी होता है, अचला भी होता है और अवनी भी होता है। लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा था? हमसे पूछा जा रहा था नहीं है, तो कौन नहीं है? अचल नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, मतलब सॉरी क्वेश्चन नंबर मत देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा वाक्य संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? तो संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण कौन सा वाक्य है? ये देखिए, राहुल ने गाया होगा, ये एक संदिग्ध भूतकाल है। ठीक है, गाया होगा, ये इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ढपोड़ संक होना मुहावरे का आशय है। इसका आशय क्या है? बातूनी किंतु अकर्मण्य व्यक्ति। ठीक है, अकर्मण्य व्यक्ति, बातूनी है लेकिन क्या अकर्मण्य व्यक्ति है, उसके लिए हम बोलते हैं ढपोड़ संक होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विपत्ति कसौटी जे कसे तेही सांचे मीत, इस वाक्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अलंकार गाइस आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। अभी मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, यहाँ पर कौन सा है? रूपक अलंकार है। थोड़ा सा आप कहते हैं तो चलिए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि उपमान एवं उपमेय में अभिन्नता दर्शाई जा रही है ना, हमको साफ दिखाई दे रहा है। उपमान और उपमेय में अभिन्नता दिखी रही थी उसमें सेंटेंस में। हम जानते हैं कि जब अभिन्नता दर्शाई जाती ही तब वहाँ रूपक अलंकार होता है, ये वाली बात भी हमको पता है। अब रूपक अलंकार अर्थ अलंकारों में से एक है। रूपक अलंकार में उपमान और उपमेय में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, इस वाक्य पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, श्लेष है। हम लोगों ने हिंदी जिन लोगों ने पढ़ी होगी 10th तक, उन लोगों ने देखा भी होगा। तो श्लेष अलंकार है। फिर भी इसका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, इस वाक्य पंक्ति में श्लेष अलंकार प्रयुक्त है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। यहाँ पानी शुद्ध, यहाँ पानी शब्द का प्रयोग हुआ है और पानी का 3 अर्थ है। क्या क्या है? एक तो चमक है, मतलब मोती के पक्ष में, एक प्रतिष्ठा भी होता है मनुष्य के पक्ष में, तथा जल चूने के पक्ष में। 3 हो गए इसके अर्थ। अब देखो इस आधार पर यहाँ श्लेष अलंकार है ना, 3 अर्थ निकल रहे हैं ना। श्लेष अलंकार क्या होता है देखते जाइए। जिस अलंकार में शब्दों की आवृत्ति 1 से अधिक बार हुए बिना संदर्भ अनुसार 2 या 2 से अधिक अर्थ निकले, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, इसका आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उल्टे बांस बरेली को मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? इसका अर्थ है आपका विपरीत कार्य करना। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला सेक्शन आ गया है। ये सेक्शन है हमारा इंग्लिश का, दिखाई भी दे रहा होगा आपको, इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी देखते जाते हैं। हमको यहाँ पर क्या देखना है? हमको करेक्ट अफर्मेटिव फॉर्म देखना है। पहले सेंटेंस क्या दिया हुआ है? ही डिस्क्राइब देयर लिविंग कंडीशंस एज नॉट एट ऑल टॉलरेबल। ठीक है, तो उसका अफर्मेटिव फॉर्म क्या बनेगा? ही डिस्क्राइब्ड देयर लिविंग कंडीशन एज इनटॉलरेबल। ठीक है, ऊपर क्या दिया था? नॉट एट ऑल टॉलरेबल, और इसका क्या बन गया? एज इनटॉलरेबल। हम देख ही लेते हैं अफर्मेटिव में होता क्या है। देखिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं यहाँ पर, आई होप ये विजिबल हो रहा होगा। चलिए, एन अफर्मेटिव सेंटेंस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस अपोजिट टू अ नेगेटिव सेंटेंस। जो भी नेगेटिव सेंटेंस दिया ना उसका अपोजिट हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। एंड इट एक्सप्रेसेस एन अपोजिंग आइडिया एंड इट डज नॉट कंटेन एनी सच नेगेटिव वर्ड। ये कोई भी नेगेटिव वर्ड कंटेन नहीं करेगा। अ नेगेटिव सेंटेंस हैज अ नेगेटिव वर्ड्स
कैसे नेगेटिव वर्ड्स हो सकते हैं? जैसे नो है, नॉट है, नेवर है, विदाउट है, बिफोर द वर्ब, ये वर्ब से पहले हमको दिखते हैं। अल्टरनेटिवली इट हैज़ अ नेगेटिव नाउन लाइक, और नेगेटिव नाउन कैसी है? जैसे नो बडी, नथिंग, ये सब है। अ नेगेटिव सेंटेंस इज द अपोजिट ऑफ एन अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। ऑब्वियसली जो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या रहता है, एक पॉजिटिव सेंटेंस रहता है, उसका अपोजिट रहता है नेगेटिव सेंटेंस, एंड एक्सप्रेसेस एन अपोजिंग आइडिया। ठीक है, ऑप्शन 1 एंड 3 वो हमको ऊपर जो हमको देखे थे, ऑप्शन 1 और 3 वो क्या थे? वो नॉट अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं थे, एज दे कंटेन द नेगेटिव वर्ड, क्योंकि वो नेगेटिव वर्ड कंटेन कर रहे थे नॉट को। अभी मैं दिखा भी दूंगा आपको। सिमिलरली ऑप्शन 2 is an affirmative sentence but it convey the meaning opposite to that of the content। जो हमको सेंटेंस दिया था उससे अलग मीनिंग बता रहा था, उससे उल्टा मीनिंग बता रहा था, इसलिए ऑप्शन 2 भी गलत हो गया, 1 भी गलत हो गया। ऑप्शन 4 क्या कन्वे कर रहा था? सेम मीनिंग एज दैट ऑफ ओरिजिनल सेंटेंस। जो ओरिजिनल सेंटेंस था वही ऑप्शन नंबर 4 था। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है, मतलब अर्थ तो वही निकल रहा था ना, इसलिए देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? ही डिस्क्राइब देयर लिविंग कंडीशन एज इनटॉलरेबल। चलिए अब मैं दिखा देता हूं। देखो ऑप्शन 2 में क्या हो रहा था, यहाँ पर भी ही डिस्क्राइब देयर लिविंग कंडीशन एज टॉलरेबल। ठीक है, और ऑप्शन 3 क्या था? ही डिड नॉट डिस्क्राइब, ये तो निगेटिव ही हो गया सीधे सीधे, है ना। और ही डिस्क्राइब देयर लिविंग कंडीशन एज टॉलरेबल, ये सेंटेंस में क्या दिक्कत थी? ऑप्शन नंबर 2 में ये बताया जा रहा है इज एन अफर्मेटिव सेंटेंस बट इट कन्वे द मीनिंग अपोजिट। ये बिल्कुल ही अपोजिट मीनिंग बता रहा था उस सेंटेंस का। देखो क्या बताने लगा था ये कि ही डिस्क्राइब देयर लिविंग कंडीशन एज टॉलरेबल, जबकि इसका सेंटेंस क्या था? ही डिस्क्राइब देयर लिविंग कंडीशन एज नॉट एट ऑल टॉलरेबल, है ना। तो ये अपोजिट ही हो गया था, इसलिए ये तो सही नहीं था। करेक्ट आंसर ये होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अफर्मेटिव फॉर्म क्या होता है। चलिए जल्दी से अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देखते जाते हैं। यहाँ हमसे पूछ रहा है, वेट अ मिनट, चलिए तो यहाँ हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि एन ओल्ड वुमन आस्क्ड द मैन द वे टू द हॉस्पिटल। तो हमको क्या बताना है इसमें? हमको बताना है कि पैसिव फॉर्म क्या रहेगा इस सेंटेंस का। तो पैसिव फॉर्म क्या बनेगा? द मैन वाज आस्क्ड द वे टू द हॉस्पिटल बाय एन ओल्ड वुमन। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ पर जो रूल लग रहा है वो ये है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका पैसिव क्या बनता है? ऑब्जेक्ट प्लस, वेट अ मिनट, ऑब्जेक्ट प्लस, ये देखिए ये लिखा है ना, वाज या वर्ब प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, इतना आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको उसमें बताना एरर कहाँ हुआ है। सेंटेंस है नो सूनर डिड द शिप टच द शोर व्हेन द सेलर जम्प्ड इनटू द वाटर। ठीक है, इसमें एरर कहाँ पर हो? व्हेन द सेलर जम्प्ड, व्हेन द सेलर में ही एरर हुआ है। अब क्यों हुआ है ये देख लीजिए। करेक्ट सेंटेंस बनेगा आपका, मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताता हूँ पूरा अच्छे से। देखिए इस सेंटेंस में क्या हो रहा है? एडवर्ब व्हेन इज इनकरेक्टली यूज्ड की गई है ना, क्योंकि हम ये जानते हैं कि नो सूनर जो यूज़ करते हैं ना, ये किस लिए यूज़ किया जाता है? ये शो करता है कि एक चीज़ हो ही रही है, मतलब हैपन हुई है, कोई वन थिंग हैपन्स हुई है इमीडिएटली आफ्टर अनदर, कोई एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ हैपन हुई है। इट इज़ फॉलोड बाय देन, इसलिए हम देन का यूज़ करते हैं, नॉट बाय व्हेन, इसलिए व्हेन सेंटेंस मतलब सेंटेंस में व्हेन गलत हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे नो सूनर हैड दे स्टार्टेड देयर वॉक, देन आया ना यहाँ पर, देन इट स्टार्टेड टू रेन। ठीक है, सो टू मेक द सेंटेंस करेक्ट रिप्लेस व्हेन विथ देन, तो व्हेन को आपको देन से बदलना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड द करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा आपका? ये देखिए करेक्ट सेंटेंस है नो सूनर डिड द शिप टच द शोर देन द सेलर जम्प्ड इनटू द वाटर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसलिए यहाँ पर इनकरेक्ट ये वाला हो गया था, 4th वाला। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे से दैट मार्स कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ। इसमें हमें क्या बताना है? इसमें हमको पैसिव फॉर्म बताना है इसका। तो देखिए इट इज सेड दैट मार्स कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ, ये इसका क्या बनेगा? पैसिव फॉर्म होगा इस सेंटेंस का। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूजन हो रहा होगा। देखिए हम ये जानते हैं कि ये जो दीज इंस्ट्रक्शन वाइल चेंजिंग द वॉइस ऑफ एन इम्पर्सनल पैसिव कंस्ट्रक्शन, देखिए इसका मतलब क्या आगे देखिए, द फेस इट इज सेड
इज एन इम्पर्सनल पैसिव कंस्ट्रक्शन। कभी भी ऐसा लिखा है ना इट इज सेड, तो ये क्या है, ये इम्पर्सनल पैसिव कंस्ट्रक्शन होता है आपका। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। द फ्रेज इज यूज्ड व्हेन वन डजंट वांट टू और इज अनएबल टू शो एन ऑथेंटिक सोर्स। ठीक है, ये वाला फेज हम कब यूज करते हैं, जब कोई शो नहीं करना चाहता या फिर मतलब या फिर अनेबल होता है, अक्षम होता है। अक्षम होता है किस लिए, ऑथेंटिक सोर्स के लिए, मतलब उसमें ऑथेंटिक सोर्स नहीं बता पा रहा है वो, फॉर वाट यू आर सेइंग, जो भी तुम कह रहे हो। इट इज़ असेंशियली अ वे ऑफ क्लेमिंग एनी पोजिशन विदाउट जस्टिफाइंग इट। ये क्या है, एक तरीका रहता है कि हम कोई भी चीज़ पर क्लेम कर रहे हैं और बिना उसको जस्टिफाई किए हुए। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, ये एक्टिव में क्या सेंटेंस बना के बता रहे हैं यहाँ पर, दे से दैट। दे से जैसी लग गया तो ये क्या हो गया, ये हो गया इम्पर्सनल पैसिव हो गया, पैसिव कंस्ट्रक्शन हो गया। अब देखिए, दे से दैट चिल्ड्रन आर अफेयर्ड ऑफ घोस्ट, मतलब बच्चे भूत से डरते हैं, तो उसका पैसिव क्या बनेगा, इट इज सेड दैट, यह कहा जाता है, हमेशा इसमें यही लगेगा सेंटेंस, चिल्ड्रन आर अफ्रेड ऑफ घोस्ट, और फिर सेम वही का वही सेंटेंस लिख दिया इन्होंने। तो दे से इज चेंज विथ इट इज सेड। ठीक है, हमेशा याद रखना, दे से काय से बदल जाएगा, इट इज सेड से चेंज हो जाएगा। तो एट द लास्ट लाइन अप द रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, अब इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या बना, हमारा करेक्ट आंसर बना इट इज सेड दैट। ठीक है ना, इट इज सेड दैट, देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर देखो क्या लिख दिया उन्होंने, दे हैड सीन मार्स फ्रॉम द अर्थ। हमको तो डायरेक्ट वही का भी सेंटेंस लिखना था, मार्स कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट है। चलिए जल्दी से आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, हमको करेक्ट कंजंक्शन बताना है सेंटेंस में, देखते जाइए। सेंटेंस क्या है, सैम नेवर मिस्ड अ डे ऑफ स्कूल ब्लैंक, ही वॉन अ मेडल एज द मोस्ट रेगुलर स्टूडेंट। तो कंजंक्शन क्या लगा यहाँ पर, एज अ रिजल्ट, क्योंकि सैम ने कोई भी मतलब स्कूल मिस नहीं किया था, उसका परिणाम स्वरूप, हम बोलते हैं ना हिंदी में परिणाम स्वरूप, तो क्या हुआ, ही वॉन है, उसको एक मेडल मिल गया, मतलब उसने मेडल जीत लिया एज अ मोस्ट रेगुलर स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि जो अंडरलाइन दिया हुआ वर्ड है, हमको क्या करना है, उसका नियरेस्ट मीनिंग बताना है, मतलब एक तरह से सुरनेम बताना है। तो पैट्रोनाइज्ड का मतलब क्या होता है, सपोर्टेड होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, When I was young, I blank climb any tree in the forest. जब मैं यंग था तब मैं, आई कुड होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, आई कुड क्लाइंब एनी ट्री इन द फॉरेस्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जल्दी से मैं एक्सप्लेनेशन ही बता देता हूँ आपको। लेट अस एक्सप्लोर इन द गिवन ऑप्शन। ठीक है, ये बता रहे हैं एक्सप्लेनेशन। पहला देखिए, इसमें पहला पॉइंट है, द मॉडल कैन मीन बी एबल टू, इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट पॉइंट, द मॉडल मस्ट mean be obliged to should expressing necessity. Next point, the modal may be used for expressing a possibility, it is used for talking about further possibilities. Next point, ये सब modal से related है ना, the modal could be used to indicate possibility, it is the past form of the verb. तो आज जिन लोगों ने मॉडल वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा इंग्लिश में, मॉडल जो एक टॉपिक आता है, तो उनको यहाँ कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा होगा। बाकी ज़्यादा डीप में हम भी नहीं जा रहे हैं अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि हमको करेक्ट फॉर्म बताना है टेंस का। क्वेश्चन देखो, आई कम फ्रॉम केरला, वेयर ब्लैंक फ्रॉम। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, वेयर डू यू कम, वेयर डू यू कम फ्रॉम, है ना, आर यू कमिंग ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूरा पैसेज दे रखा है और हमें उसका आंसर बताना है, तो ये अभी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाएगा हमारा। अब अगला सेक्शन पर आ गया है, ये मैथ के सेक्शन है, इसको भी अभी मैं स्किप करूँगा क्योंकि हम अभी थ्योरी क्वेश्चन देख रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये मैथ यहाँ पर कंप्लीट हुआ। चलिए अगला सेक्शन है ये हमारा, ये क्वेश्चंस आएंगे अब हमारे जीके प्लस एमपी जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, इंडिया और एमपी जीके, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च इज सिचुएटेड एट। तो पल्सेस रिसर्च की इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ये कानपुर में है हमारी। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिए बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड एड्स डे 2022। तो वर्ल्ड एड्स डे का थीम क्या था 2022 का, वो है इक्वलाइज्ड। ठीक है, बस इसको ध्यान रखना। ठीक है, इक्वलाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस ओरिजिनेटेड इन केरला। तो केरला में कौन सा क्लासिकल डांस ओरिजिनेट है इन चारों में से, मोहिनी अट्टम, ध्यान रखना।
क्लासिकल डांस ओरिजिनेटेड इन केरला, केरला में कौन सा ओरिजिनेट हुआ है? मोहिनी अट्टम हुआ है। चलिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ पर। अगर आपको ये पार्ट विजिबल हो रहा होगा तो मैं आपको बताता हूँ, नहीं भी हो रहा होगा तो मेरी ऑडियो आप सुनते जाना। कथक का है ओरिजिन उत्तर प्रदेश है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भरतनाट्यम का ओरिजिन क्या है? तमिलनाडु है। कुचिपुड़ी का ओरिजिन है आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फिजिकल डेफिसिट इम्प्लाइज, तो देखिए फिजिकल डेफिसिट से मतलब क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट प्लस रिकवरी ऑफ लोन प्लस रिसीट फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये बिल्कुल याद कर लीजिए इस चीज को, ये आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। देखिए टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट प्लस रिकवरी ऑफ लोन प्लस रिसीट फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट, तो ये क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट होता है ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर इंट्रोड्यूस्ड जब्त रेवेन्यू सिस्टम? तो जब्त रेवेन्यू सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये हमारा किया था अकबर ने किया था। याद रखिए, अभी लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है पीईबी का कि इंडिया लेवल के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं ज़्यादा, तो आपको इंडियन हिस्ट्री भी अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर अकबर हुआ। हु बिल्ड द कोणार्क सन टेम्पल इन उड़ीसा? तो उड़ीसा में कोणार्क सन टेम्पल किसने बनाया था? ये बनाया था किंग नरसिम्हा देव वन ने बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 2008 द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंगरौली was created by separating it from the district of। तो एमपी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो जो सिंगरौली बनाया गया था वो किससे सेपरेट करके बनाया गया था? सीधी से सेपरेट करके बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक माई ट्रुथ? तो माई ट्रुथ के ऑथर कौन है? इंदिरा गांधी है, ध्यान रखिएगा। और देख लेते हैं, देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट ऑथर्स देख लेते हैं। जैसे खुशवंत सिंह का क्या है? ये है ट्रेन टू पाकिस्तान, इंपॉर्टेंट बुक है। किरण बेदी जी की इंपॉर्टेंट बुक है आई डेयर। ठीक है, और नरेंद्र मोदी जी की इंपॉर्टेंट है क्या? ज्योति पुंज, ध्यान रखना। ये सब इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और ये इंपॉर्टेंट ऑथर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वेयर वाज द फेमस इंडियन क्राफ्ट्समैन मोहम्मद यूसुफ खत्री बॉर्न इन मध्य प्रदेश? तो मध्य प्रदेश में कहाँ जो जन्मे हैं ये फेमस क्राफ्टमैन है? ये बाग जगह है एक एमपी में, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जटाशंकर इज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन एट? तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन कहाँ की है? पचमढ़ी की है। पचमढ़ी एक हिल स्टेशन है एमपी का, वहाँ की एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जटाशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंड द ओरछा स्टेट? ओरछा स्टेट किसने फाउंड किया था? ये किंग रुद्र प्रताप सिंह ने किया था, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली साइटेड कार्निवोर इन माधव नेशनल पार्क? माधव नेशनल पार्क में मोस्ट कॉमनली कार्निवोर कौन सा है? ये लेपर्ड है, ये आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेयर ऑफ हीरा भूमिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमपी जीके से रिलेटेड है। फेयर ऑफ हीरा भूमिया इज हेल्ड इन द मंथ ऑफ? किस मंथ में होता है ये अगस्त एंड सितंबर के महीने में देखने को मिलता है हीरा भूमिया का मेला। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब सर्च इंजन? अब देखिए गाइस, यहाँ पर हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो चुका है, तो आप देख ही रहे होंगे कितनी स्पीड में हम करते जा रहे हैं रिवीजन, तो आप बस बने रहिएगा। चलिए देखते जाइए। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब सर्च इंजन? तो देखिए सफारी कोई वेब, मतलब ये कोई सर्च इंजन ही नहीं है, ठीक है ना। देखिए बाकी गूगल है, बाइडू है, बिंग है ना। तो सफारी क्या है वैसे? ये आपका एक वेब ब्राउज़र है जो कि एप्पल ने डेवलप किया था, तो ध्यान रखना ये ब्राउज़र है जो कि एप्पल ने डेवलप किया था, इसको आप ध्यान रखना। क्या है ये? मैं लिख देता हूँ ब्राउज़र है, आप समझ जाना, इतना ही लिख रहा हूँ बस, ठीक है, ब्राउज़र है ये। बाकी ये सब क्या है? ये सब सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम? तो देखिए इन चारों में से डी रैम ये क्या है? ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ये सब तो हैं पर डी रैम नहीं है, ठीक है। डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है पता होना चाहिए, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, आप इसको नोट कर लीजिए, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए अगला क्वेश्चन, MS Excel 2007 द इंसर्टिंग टेबल ऑप्शन कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम? कहाँ से एक्सेस की जाती है? ये इंसर्ट टैब से एक्सेस की जाती है, डायरेक्ट याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ध्यान रखिएगा लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाकी के ऑप्शन गलत हैं। अगला क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकम्पेटेबल ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस? इनमें से इनकम्पेटेबल ऑप्शन कौन सा है? गीगाबाइट। क्यों है? क्योंकि गीगाबाइट ये कोई स्पीड नहीं होती, मतलब ये डेटा मेजरमेंट की यूनिट नहीं होती, बाकी ये सब यूनिट है डेटा को मेजर करने की,
ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रेस ब्लैंक फंक्शन की एंड देन यूज एनी ऑफ द एरो की टू सेलेक्ट द पोर्शन ऑफ सर्टेन टेक्स्ट इन द वर्ड डॉक्यूमेंट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको F8 दबाना है, ठीक है। तो बस आपको डायरेक्ट इस क्वेश्चन को लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ऑफिस स्यूट। तो ऑफिस स्वीट की पार्ट नहीं है, तो कौन पार्ट नहीं है, आप देखना फाइल मैनेजर पार्ट नहीं है, बाकी ये सब पार्ट होता है ऑफिस स्वीट का, ठीक है। बाकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप खुद से गूगल सर्च करके देखा करें कि क्या क्या चीज़ें हैं, ये ऑफिस स्वीट क्या है, इसकी क्या क्या फंक्शन है, ये सब आप अपनी नॉलेज के लिए और अपने कुछ अच्छे स्कोर अगर एम करना चाहते हैं तो ये सब काम करते रहा करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है DTP इज अ कंप्यूटर एब्रीविएशन इट मीन। तो DTP का मतलब क्या होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, बस याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ हमसे क्या पूछा जा रहा है, इधर पूछा जा रहा है टू सेव अ वर्ड डॉक्यूमेंट इन अ स्पेसिफाइड लोकेशन यू हैव टू क्लिक एंड सेलेक्ट ब्लैंक ऑप्शन इन द ऑफिस बटन। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्लिक करना पड़ेगा किस पर, सेव एज पर। जब आप क्लिक करेंगे ना तब आप सेव करेंगे डॉक्यूमेंट को स्पेसिफाइड लोकेशन में, जिस भी लोकेशन में आप चाह रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ ओरिजिनली डेवलप्ड स्किनी क्लाइंट कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो स्किनी क्लाइंट कंट्रोल प्रोटोकॉल किसने डेवलप किया था, ये किया था सेल्सियस सिस्टम ने। तो ऐसे मिसलिनियस क्वेश्चन कभी कभार ही आते हैं, लेकिन आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ EBCDIC। तो EBCDIC का फुल फॉर्म क्या है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, द एक्शन कंट्रोल प्लस आई। सबको पता होना चाहिए कंट्रोल प्लस आई किस लिए होता है, इटैलिक के लिए यूज होता है। जल्दी से मैं और भी आपको बता देता हूँ, देखिए जरा। कंट्रोल प्लस U अंडरलाइन करने के लिए यूज किया जाता है, कंट्रोल प्लस X होता है कट के लिए, कंट्रोल प्लस C कॉपी के लिए, और कंट्रोल प्लस Z किसके लिए होता है, अंडू द प्रीवियस एक्शन के लिए, ठीक है। आई मैंने बताई दिया इटैलिक के लिए। ये सब हमें कहाँ देखने को मिलेगा, ये MS वर्ड 2007 या अदर MS वर्ड में भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CLI इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। तो CLI का फुल फॉर्म क्या रहता है, कॉमन लाइन इंटरफेस, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, विद रेस्पेक्ट टू विंडो फाइल सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, देखो फाइल नेम कैन नॉट कंटेन न्यूमेरिक कैरेक्टर, ये वाली बात इनकरेक्ट है, क्योंकि कर सकते हैं हम न्यूमेरिक कैरेक्टर। जब भी आप किसी फाइल का नाम देने की कोशिश करोगे तो उसमें आप न्यूमेरिक कैरेक्टर को भी यूज कर सकते हो, 1 2 3 इस तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑटो कंटेंट विजार्ड ऑफ MS पावर पॉइंट। ये MS पावर पॉइंट में ऑटो कंटेंट विजार्ड करके एक ऑप्शन रहता है। कंटेन ब्लैंक स्टेप फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। कितनी स्टेप कंटेन करता है, 3 स्टेप कंटेन करता है। डायरेक्ट याद कर लीजिए अभी आप। ज़्यादा जिसको इंटरेस्ट हो वो आराम से यूट्यूब या गूगल पर सर्च करके देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी स्पेशल पर्पस मेमोरी रिसाइडिंग विद इन द CPU। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, रजिस्टर हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ MS Excel। तो MS Excel का देखो सम होता है, उसमें मैक्स और मिनिमम भी होता है, लेकिन एवरेज नहीं होता, ध्यान रखना ये फंक्शन नहीं है, इज नॉट अ फंक्शन। अगला क्वेश्चन है, MS Access में कॉलम आर नेम्ड एज। कॉलम को हम कैसे नाम देते हैं, हम फील्ड बोलते हैं। देखो ये जो रहती है ना, ये कॉलम्स जो रहती हैं एक्सेल में, ये नहीं, ये जो ऐसे वर्टिकली जा रही है, ये मैं बता रहा हूँ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनको हम फील्ड बोलते हैं, ध्यान रखना फील्ड बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन मैच द कॉलम टाइप में है। मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, 1 3 4 एंड 1। तो देखिए यहाँ तो आंसर नहीं दिया, चलो मैं यहीं बता देता हूँ। देखो 1 3 4 एंड 1, देखो क्या होगा इसका आंसर। चलिए देखो मैग्नेटिक टेप का आंसर क्या होगा, ये होगा ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला रैंडम एक्सेस मेमोरी का करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा इंटरनल स्टोरेज रहता है। नेक्स्ट क्या, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर का क्या करेक्ट आंसर होगा, ये होगा ये आउटपुट डिवाइस है ना। और लाइट पेन क्या है हमारा, लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है, बस इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू मूव अराउंड द प्रीव्यू पेज व्हेन जूम्ड इन। तो हम किसको यूज करते हैं, हम यूज करते हैं एरो की का यूज करते हैं, बस डायरेक्ट याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर इज नॉट अवेलेबल इन टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट कलर में ऑरेंज कलर अवेलेबल नहीं होता, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ये सारे कलर अवेलेबल होते हैं लेकिन ऑरेंज कलर अवेलेबल नहीं होता टेक्स्ट को हाईलाइट करते समय, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन अलाउ द क्लाइंट प्रोग्राम टू एडिट ईमेल मैसेज ऑन द सर्वर विदाउट डाउनलोडिंग इट टू द लोकल कंप्यूटर। तो करेक्ट आंसर IMAP। IMAP का फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोग्राम होता है शायद, है ना, प्रोटोकॉल होता है। तो ये लिखा भी हुआ है, IMAP का मतलब होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1986। आप एक काम करना, इसको वीडियो को पॉज करके ये सब पढ़ लेना, ये पॉइंट में जो मैं टिक लगा रहा हूँ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट काइंड ऑफ फाइल टाइप इज सपोर्टेड इन MS पावर पॉइंट। तो MS पावर पॉइंट में ये सारी फाइल सपोर्टेड की जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर पूछा जा रहा है हमसे, बस खत्म ही होने वाले हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन अभी। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज टू बी द वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क। तो वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था? ये था ARPANET था, ARPANET। इसको याद कर लीजिएगा, इस काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, ये आप पॉज करके पढ़ भी लेना अच्छे से। चलो अगला क्वेश्चन आता है, ये हमसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कैन बी यूज्ड इन गूगल क्रोम ब्राउजर टू डिस्प्ले द डाउनलोड विंडो। तो हम क्या यूज़ करते हैं? हम Ctrl+J को यूज़ करते हैं, ठीक है। ये क्रोम ब्राउज़र की बात चल रही है, ठीक है। डाउनलोड विंडो के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? शॉर्टकट की Ctrl+J। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो देखिए गाइस, यहाँ पर आपका रीजनिंग स्टार्ट हो गया है। तो रीजनिंग तो हम अभी नहीं देख रहे हैं, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ जल्दी से। देखते हैं कितने हैं रीजनिंग के यहाँ क्वेश्चन, ठीक है ना। ये मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, 1 मिनट। ये तो रीजनिंग का ही दिख रहा है। चलो एन अकाउंटिंग, चलिए ये यहाँ पर बस रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन था शायद ये। चलो यहाँ से देखते हैं, ये मैनेजमेंट के क्वेश्चन अब आपको शो होंगे। तो टाइम देख लेते हैं, ठीक है। अभी 31 मिनट हुए हैं, पर गाइस हमने बहुत सारे सब्जेक्ट अभी देख लिए हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लोगों से गलत होते हैं, हालांकि कंप्यूटर में ज़्यादा टाइम चला गया है, तो अगली बार से ध्यान रखेंगे, हम कम टाइम में कोशिश करेंगे पूरा निपटाने की। अब जल्दी से हम कोशिश करते हैं, ये सब हम क्लियर कर देते हैं हाल ही में। चलो पहला क्वेश्चन, अब ये मैनेजमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं, जल्दी जल्दी देखते जाते हैं। एन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोसेसेस द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड रहता है? ये रहता है GAAP पर। GAAP का फुल फॉर्म जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। कौन सी चीज नहीं आती इसमें? ये इंटर्नशिप ट्रेनिंग, ये इसके अंडर में नहीं आती। किसके अंडर में? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड में। बाकी ये सब तो आता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड में, ये नहीं आता, इंटर्नशिप ट्रेनिंग नहीं आती। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी डजंट रिलेट टू ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। तो रियलिस्टिक एटीट्यूड ये रिलेट नहीं करता, किसको? ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप को। बाकी सब रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ असेंबली लाइन विच इज वाइडली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल कंपनीज these days as well. Identify the technique। तो कौन सी टेक्निक है जो वाइडली यूज की जा रही है आजकल ऑटोमोबाइल कंपनी में भी? करेक्ट आंसर इज मेथड स्टडी। ध्यान रखिएगा, मेथड स्टडी इज अवर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव बैरियर टू कम्युनिकेशन। सबसे ज्यादा इफेक्टिव बैरियर है कम्युनिकेशन में, वो क्या है? प्रीजुडाइज, ठीक है, प्रीजुडाइज। हिंदी में भी देख लेते हैं, सबसे इफेक्टिव बैरियर कम्युनिकेशन में क्या है? पूर्वाग्रह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है हाउ डज ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट अफेक्ट द एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट अफेक्ट करता है एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में? तो कैसे करता है? प्रोडक्टिविटी लेवल एंड मोटिवेशन लेवल से सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि इन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ईच डिपार्टमेंट हेड हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवर हिज सेक्शन। तो किस डिपार्टमेंट में ऐसा होता है कि हर डिपार्टमेंट के हेड का पूरा कंट्रोल है उसके सेक्शन पर? तो किस में होता है? वो लाइन ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलता है ऐसा। अगला क्वेश्चन, द पर्सन हु साइन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी आर कॉल्ड। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ध्यान रखना, बिल्कुल यही ऑप्शन आपको याद रखने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेंडेंसी टू ओवर रेट एन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इज नोन एज। किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को ओवर रेट करने की टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? ये डायरेक्ट डेफिनेशन है, हेलो इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, हेलो इफेक्ट, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बस गाइस कंप्लीट ही होने वाला है। द टाइटल ऑफ AAS2 इशू बाय काउंसिल ऑफ ICAI इज। तो उसका टाइटल क्या है? वो है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट्स। तो कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्ट लर्न ही करने पड़ेंगे, मैनेजमेंट में ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सी बात सही नहीं है? तो ये वाली बात सही नहीं है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के रेस्पेक्ट में। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के रेस्पेक्ट में ये वाली बात सही नहीं है कि इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। तो ये तो होती है, मतलब ये बेस्ड ऑन नहीं होती, इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। ये वाली बात गलत हो जाएगी। तो यही हमसे पूछा गया था, बाकी सारी बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ब्लैंक इज बेस्ड ऑन द premise that the customers wouldn't buy good service of your brand unless you perform sale and promotional activity at a large scale। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? सेलिंग कंसेप्ट। तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा? द सेलिंग कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट द कस्टमर वॉन्ट बाय गुड सर्विसेज ऑफ योर ब्रांड अनलेस यू परफॉर्म सेल्स एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज एट लार्ज स्केल। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, थ्योरी ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन वाज गिवन बाय हुम। तो किसके द्वारा दी गई है? ये मैकलैंड्स द्वारा दी गई है। ठीक है, मैकलैंड्स द्वारा। ठीक है, कौन सी थ्योरी? थ्योरी ऑफ अचीवमेंट, ध्यान रखना, थ्योरी ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन। अगला क्वेश्चन है, बस गाइस सेकंड लास्ट क्वेश्चन ही है ये। बैंक ऑफ मथुरा इज ऑफरिंग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ सीनियर सिटीजन ऑफ 60 ईयर्स टू सीनियर सिटीजन ऑफ 60 ईयर्स एंड अबव द बैंक इज प्रैक्टिसिंग। मतलब बैंक ऑफ मथुरा के एग्जांपल देखिए, उन्होंने बताया कोई एक बैंक है जो सीनियर सिटीजन को ज़्यादा क्या दे रही है, वो उनको ज़्यादा फिक्स डिपॉजिट पर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रही है, जो 60 साल तक के या उससे ऊपर के हैं। तो बैंक क्या प्रैक्टिस कर रही है? तो बैंक इज प्रैक्टिसिंग व्हाट? सेगमेंटल प्राइसिंग प्रैक्टिसिंग कर रही है बैंक, ध्यान रखना, सेगमेंटल प्राइसिंग। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेक्शन इज, ये है द पेस्ट एनालिसिस पी रिप्रेजेंट। तो पेस्ट एनालिसिस में पी क्या रिप्रेजेंट करता है? ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंट करता है। मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी शो करता हूँ, आप इसको पॉज करके आराम से पढ़िएगा। पेस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है बस मैं ये बता देता हूँ, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल। ठीक है, बाकी ये सब आप आराम से पढ़िएगा। ठीक है, और मैं इसको दिखा देता हूँ, ये देखिए, आराम से वीडियो पॉज करना और आराम से पढ़ना इसको। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पेस्ट से रिलेटेड। ठीक है ना, चलिए तो आज का सेक्शन हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सभी लोगों को शेयर कीजिए जिसको सच में ज़रूरत है इन ऐसी वीडियोस की, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और वीडियो लंबा हुआ है, अगली बार कोशिश करेंगे शॉर्ट